Good afternoon students, and now we are going to talk about some other applications. एक एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था मेरे प्रीवियस वीडियो में, जिसमें मैंने आपको बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के बारे में. अब हम पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर. ठीक है, फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड. तो जैसे कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, यानी पहला स्टेप हमेशा की तरह क्रशिंग ही रहेगा. सेकंड स्टेप पल्वराइजेशन हुआ. ठीक है, थर्ड जो स्टेप है वो आपका डिपेंड करेगा, थर्ड स्टेप कंसंट्रेशन रहेगा. और कंसंट्रेशन का भी मेथड आप चूज कर सकते हो. जो कॉपर के जो पाइराइट्स रहते हैं, कॉपर पाइराइट होता है, या कॉपर का मैलाचाइट आप CuCO3 ले रहे हो, कोई भी ले रहे हो, तो उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए वी कैन मेक यूज ऑफ, अगर सल्फाइड हो रहा है तो फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज जो है कोई भी हाइड्रोलिक वॉशिंग का यूज कर सकते हैं. तो किसी भी मेथड के थ्रू हम उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे. कॉन्सेंट्रेट करने के बाद व्हाट शुड बी डन, कॉन्सेंट्रेट करने के बाद अगर आपका और कार्बोनेट है, जैसे मैलाचाइट है, तो फिर CuCO3 को हीट करने से CuO बन जाएगा. और अगर आपका कॉपर पाइराइट है, CuFeS2 है, तो फिर इन दैट केस यू हैव टू हीट इट, रोस्टिंग करनी पड़ेगी इन दी सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. सो यहाँ से ही शुरू करते हैं. ठीक है, तो हम जो इसका मेजर ओर है वो है CuFeS2, दैट इज योर कॉपर पाइराइट. तो कॉपर पाइराइट जो है आपका फ्रॉथ फ्लोटेशन से तो हो जाएगा आपका ये कंसंट्रेट, और इसके बाद हमें इसको करना पड़ेगा रोस्ट. तो जब हम इसको रोस्ट करेंगे तो CuS और FeS, ये बेसिकली यही दोनों है मिला के जो CuFeS2 बना रहे हैं, ये दोनों को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम हीट करेंगे स्ट्रांगली, देन इट विल फॉर्म CuO, ओके, Cu एंड FeO. अब ये जो FeO है ये क्या करता है, ये इसकी जो ऑक्सीडेशन है उसको प्रिवेंट करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ इसको पूरा रिएक्ट करने नहीं देता. ठीक है, तो वैसे जो हमारा एलिंगम डायग्राम है उसमें हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कॉपर की जो लाइन है ना वो बहुत ऊपर है. ठीक है, Cu2S, सो दिस विल बी देयर. तो ये जो आपका कॉपर की लाइन है ना वो कार्बन की लाइन से काफी ऊपर है. तो कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड में से आप किसी को भी चूज कर सकते हो एज रिड्यूसिंग एजेंट. बोथ विल वर्क, बोथ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट. कोई टेम्परेचर की बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा नहीं है कि इससे कम टेम्परेचर पे करना है, इससे ज्यादा टेम्परेचर पे करना है. और बल्कि ये भी पता चलता है कि 500 से 600 केल्विन के बीच में तो रिएक्शन हो ही जाएगी. ठीक है, क्लियर. सो हाउ द रिएक्शन गोज, लेट अस टॉक अबाउट नाउ. जो हमारा Cu2O है जो हमें यहाँ से मिला, ठीक है, ये अगर कार्बन के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉपर बनाएगा और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा. लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो एक्चुअल कॉपर पाइराइट होता है उसके अंदर ये जो FeS प्रेजेंट होता है, ये FeS बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस करता है. आयरन बीइंग वेरी मच रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन की रिएक्टिविटी कॉपर से काफी ज्यादा है. इसी वजह से इन दोनों रिएक्शन में से आयरन की रिएक्शन होती है और कॉपर की रिएक्शन को ये होने ही नहीं देता, उसको प्रिवेंट कर देता है और इस तरीके से एक हर्डल की तरह से बिहेव करता है. ठीक है, सो इन दिस वे इफ इन केस अगर थोड़ा बहुत Cu2O बन भी जाए ना ड्यूरिंग द रोस्टिंग प्रोसेस, तो वो जो आयरन सल्फाइड है ना वहां पर प्रेजेंट, वो आयरन सल्फाइड इसके साथ रिएक्ट करके इसको तो बना देता है सल्फाइड और खुद बन जाता है ऑक्साइड. तो इस तरीके से पूरा इंटरफेरेंस जो है ये शो करता है. ठीक है, और देन व्हाट इज द थिंग कि जब हम रिडक्शन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले इसको रिमूव करना बहुत जरूरी है. इसी वजह से फिर जो आपका ब्लास्ट फर्नेस होती है उस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर यूज किया जाता है सिलिका लाइंड एक कन्वर्टर यूज किया जाता है. मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ यहाँ से. ठीक है, यहाँ से ये जो Cu2O, FeS, ये सारी जो रिएक्शंस हो रही है ना, ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, ये सारी की सारी रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में ही हो रही है, रिडक्शन के दौरान हो रही है. तो रिडक्शन के दौरान हमारा रिडक्शन जो होना चाहिए था वो रिडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ, क्योंकि Cu2S बना रहा. तो जो हम टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो हम रिड्यूसिंग एजेंट दे रहे हैं, वो Cu2S को रिड्यूस नहीं कर रहा है, आयरन को ही सिर्फ रिड्यूस कर रहा होगा. ठीक है, तो इस तरीके से वो रिएक्शन हुई नहीं है. तो वहां से जो मिलेगा वो आपका कहलाएगा कॉपर
मैट। और ये जो कॉपर मैट है इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो Cu2s और आयरन ऑक्साइड या फेरस ऑक्साइड FeO है। तो ये जो कॉपर मैट है इसको एक सिलिका लाइन कन्वर्टर में डाला जाता है जिसको हम बोलते हैं बेसिमर कन्वर्टर। वो भी एक आपका पियर शेप्ड काइंड ऑफ वेसल रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और जिसको ऐसे माउंट किया रहता है बेसिकली। इसको चार्ज कर लेते हैं इसको भरने के बाद, और जो है इसमें से फ्लेम इसको हीट करते हैं बेसिकली एयर की प्रेजेंस में। और होगा क्या, ये जो केमिकल रिएक्शंस हैं इनमें ये बेसिकली क्या होंगी, सबसे पहले अगर आपका थोड़ा बहुत आयरन सल्फाइड बच गया है तो वो एयर की प्रेजेंस में आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो सिलिका लाइनिंग लगाई हुई है, सिलिका की लाइनिंग दी हुई है, वो इसके साथ रिएक्ट करेगी। सिलिका हमारी क्या काम कर रही है, एसिडिक फ्लक्स का काम कर रही है जो आयरन ऑक्साइड को रिमूव करने में हेल्प करेगी। FeSiO3 बनाएगी यानी आयरन सिलिकेट बनाएगी, ठीक है, फेरस सिलिकेट बनाएगी, जिसको क्या नाम दिया जाता है, याद है आपको, बिल्कुल स्लैग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो स्लैग साथ साथ रिमूव होती रहेगी। अब जैसे जैसे आयरन रिमूव होना शुरू होगा तो अब हमारा जो है कॉपर आराम से ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा। Cu2s ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Cu2O बनाएगा, ठीक है। और जो आपका जो Cu2O है वो Cu2s के साथ ऑटो रिडक्शन करेगा। मैंने आपको बताया था ना, कॉपर, मरकरी, सिल्वर ये ऑटो रिडक्शन करते हैं क्योंकि कम रिएक्टिव है। तो Cu2O, Cu2s एक दूसरे के साथ जो है ये रिएक्ट करेंगे और ये फिर क्या बना देंगे, रिड्यूस करके सेल्फ रिडक्शन करके कॉपर बनाएंगे, और साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ से इवॉल्व होगी। तो खैर, जब कॉपर इतना हीटेड होता है, इतना गर्म होता है, यहाँ पे मोल्टन फॉर्म में कॉपर जो है वो इकट्ठा हो जाता है, कॉपर इन द लिक्विड स्टेट, हीट करने की वजह से। तो जब कॉपर लिक्विड स्टेट में होगा तो सल्फर डाइऑक्साइड उसके अंदर डिजोल्व रहेगी, SO2 विल बी इन दी डिजोल्व स्टेट। अब यहाँ से ये जो आपका बेसिमर कन्वर्टर है इसको टिल्ट कर देते हैं। टिल्ट करने का मतलब है इसको एक तरफ पलट देते हैं और रेत के ऊपर, मिट्टी के ऊपर जो है ये आपका सारा का सारा जो मटेरियल है Cu जिसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड डिजोल्व है वो डाल देते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे जैसे ये ठंडा होना शुरू होता है सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस है वो इवॉल्व होना शुरू हो जाती है, बाहर आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और जब सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलती है ना तो फिर वो कॉपर की सरफेस के ऊपर ब्लिस्टर्स बना देती है। ब्लिस्टर समझते हो, छाले से बना देती है, ठीक है। जैसे कोई छाला फट रहा है ना, तो इस तरह का ऐसी सी सिचुएशन हो जाती है, फूल जाती है उसकी सरफेसेस, कॉपर की मेटल की सरफेस फूल सी जाती है, ठीक है। और इसी वजह से जो यहाँ से फिर आपका फाइनली कॉपर बनता है दैट इज नोन एज ब्लिस्टर कॉपर। तो अगर मैं बात करूं क्लास 10th की, तो क्लास 10th के लिए जैसे ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लिस्टर कॉपर में या कॉपर की सरफेस पे ब्लिस्टर बनने का क्या रीजन है, दैट इज बिकॉज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा व्हाट इज द मेजर इम्प्योरिटी विच इज प्रेजेंट इन द कॉपर पायराइट ओर, एंड दैट इज आयरन, FeO, ठीक है। ये इसकी मेजर इम्प्योरिटी है। इसको रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करेंगे, वी विल यूज सिलिका एसिडिक फ्लक्स। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लास 10th के लिए हैं, और क्लास 12th आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक प्रिपेयर करना है। इसमें से कई क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कॉपर मेटे का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ब्लिस्टर कॉपर क्या है, ठीक है। या फिर जो है बेसिक एक जो ज़्यादातर पूछने वाला क्वेश्चन है वो यही है कि वाई कॉपर मैटे इज kept in silica line converter, या what is the role of silica in the extraction of copper। तो आप यहाँ से इसको easily attempt कर सकते हैं। बच्चों यहाँ से जो ब्लिस्टर कॉपर बनता है वो ब्लिस्टर कॉपर में सिर्फ 1% इम्प्योरिटीज रह जाती है, 99% प्योर कॉपर होता है, ठीक है। और अगर वो 1% भी आपको रिमूव करना है तो देर इज ओनली वन वे आउट विच इज लेफ्ट, एंड दैट इज बाय इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट पास करके ही हम उसको प्योरीफाई करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बाद अब हम बात करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो थर्ड एग्जाम्पल है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक ना, दैट इज पहले तो जिंक की चलिए ओर की बात कर लेते हैं। जिंक के जो ओर हैं वो हैं जैसे आपका कैलामाइन ZnCO3, या आपका जो है पिच ब्लेंड है विच इज ZnS, कोई भी और आप ले लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप क्रशिंग, दूसरा स्टेप पल्वराइजेशन, तीसरा स्टेप कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन हम स्टैटिक वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और इसके अलावा जो है वी कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ फ्रॉथ फ्लोटेशन, ठीक है। आफ्टर डूइंग सो नेक्स्ट वुड बी डिपेंडिंग अपॉन, अगर आपने कैलामाइन से शुरू किया है तो आपको
कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। अगर आपने पिच ब्लेंड यानी ZnS से शुरू किया है तो फिर आपको रोस्टिंग करना पड़ेगा। एनी हाउ जिंक ऑक्साइड बनाने के बाद रिडक्शन करना है। तो रिडक्शन के लिए एलिंगम डायग्राम को आप एक बार फिर से रेफर करें एंड यू विल फाइंड दैट कि जो जिंक की लाइन है एक्चुअल में वो बहुत ही नीचे है एज पर दी लाइन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन एक खास टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर के बाद जो आपकी जिंक की लाइन है वो तो बहुत ऊपर चली जाती है और जो कार्बन की लाइन है वो नीचे चली जाती है, कुछ इस तरीके से। सॉरी नॉट दिस वन, जो इसी पॉइंट से जाएगी ये वाला, ठीक है ना। तो इस तरह का कुछ होता है। तो ये जो है ये टेम्परेचर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टेम्परेचर है कितना, दिस टेम्परेचर इज 1270 केल्विन। यानी अगर हम कार्बन के साथ जिंक ऑक्साइड को हीट करें और टेम्परेचर रखें 1270 1270 केल्विन से ज़्यादा कुछ भी, ठीक है, तो रिडक्शन हो जाएगा, जिंक बन जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, जिंक ऑक्साइड को जो है उसको ब्रिकेट्स की फॉर्म में यानी छोटी छोटी ब्रिक्स बना के उसको यूज़ करते हैं, बीच में साथ में कोक, क्ले वगैरह ये सब डाल करके एक पूरी भट्टी के अंदर, फर्नेस के अंदर उनको भर दिया जाता है और उसके बाद जब उसको इतना हीट कर देते हैं तो रिएक्शन हो जाती है और जो मोल्टन जिंक है वो धीरे 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 जो है कलेक्ट होता है। मोल्टन जिंक भी नहीं बल्कि क्योंकि जिंक का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी काफ़ी कम है, दैट इज ओनली 1180 यानी 1200 केल्विन के आसपास है और उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जिंक के वेपर्स बनते हैं और उन वेपर्स को फिर सेपरेटली कलेक्ट कर लिया जाता है और वहाँ से हमें चिल करके उसको कूल डाउन करके जल्दी से एंड वी कैन गेट जिंक फ्रॉम देयर, ठीक है। तो दिस इज द सिंपल वन, द एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक। एक्सट्रैक्शन ऑफ जिंक वॉज द लास्ट एग्जाम्पल। अब बच्चों मैंने आपको कुछ चीज़ें और भी बताई थी। मैंने आपको ये बताया था जब हमने आयरन की बात की थी कि जो ब्लास्ट फर्नेस से हमें आयरन मिलता है दैट इज कॉल्ड एज पिग आयरन। तो अब मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो है द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन। एक होता है आपका पिग आयरन, एक होता है बच्चों कास्ट आयरन। पायरोमेटलर्जी कंप्लीट हो गया है यहीं पर। पायरोमेटलर्जी के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो इससे दोनों के लिए क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड देन रॉट आयरन, और एक होता है बच्चों स्टील, राइट। तो ये जो है ये सब प्रिपेयर किए जाते हैं फ्रॉम आयरन ओनली, जो हमें ब्लास्ट फर्नेस से मिला। पिग आयरन कहाँ से मिलता है, इट कंटेन मैनी इम्प्योरिटीज, ठीक है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं इसके अंदर। कास्ट आयरन में कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, ओनली कार्बन एज इम्प्योरिटी। इसके अंदर सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रॉट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ये आयरन की प्योरेस्ट फॉर्म है। और जो स्टील है वैसे तो उसको कई लोग जो है एलॉय मानते हैं, लेकिन मैं उसको एलॉय ना कहकर ये कहना ज़्यादा बेटर समझूंगी कि इट इज़ एन इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन जो होते हैं ना, हमने सॉलिड सॉल्यूशंस पढ़े थे, तो सॉलिड सॉल्यूशन में दो तरह के बताए थे मैंने। आपको बताया था सब्स्टिट्यूशनल और एक होता है इंटरस्टिशियल। तो ये इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है, जिसके अंदर कार्बन के जो पार्टिकल हैं वो आयरन के लैटिस के बीच में जाके फिट हो जाते हैं। तो इंटरस्टिशियल सॉल्यूशन, और अगर आप इसको कहना चाहें तो एलॉय मान सकते हैं, बट आई वुड नॉट सजेस्ट टू पुट इट एज एन एलॉय, ओके। पिग आयरन, पिग आयरन का जो कार्बन कंटेंट है वो दैट इज मोर देन 5%। कास्ट आयरन के अंदर जो कार्बन होता है वो है ओनली 1 to 3%। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो सबको ध्यान से देखनी है। रॉट आयरन कार्बन लेस देन 1%। वैसे तो हम मानते ही नहीं है कि इसके अंदर कार्बन होता है, क्योंकि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है तो बहुत ही कम होता है। 0.1% भी लिखोगे तो मान सकते हैं, 99.9% प्योर फॉर्म मान लेते हैं, तो 1% से कम कार्बन होता है रॉट आयरन के अंदर। और जो स्टील है उसके अंदर जनरली 4 to 5% कार्बन कंटेंट रखा जाता है, ठीक है। जो पिग आयरन है दिस इज जनरली ब्रिटल, इसको जैसे ही चोट लगती है ये टूट जाता है। कास्ट आयरन वेरी हार्ड, बहुत हार्ड होता है और इसी वजह से इससे नट्स, बोल्ट्स, ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। रॉट आयरन इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन पीस आपने शायद इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह पढ़ते हुए फिजिक्स में पढ़ा होगा, तो वो सॉफ्ट आयरन पीस जो है दैट इज नथिंग बट योर रॉट आयरन, ठीक है। और जो स्टील होता है दिस इज ऑल्सो हार्ड, दिस इज हार्ड बिकॉज इसके लैटिस के अंदर इतना कार्बन प्रेजेंट है, और इम्प्योरिटीज नहीं होती है लेकिन ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
So this is a topic related with the extraction of iron, जो मुझे उसी टाइम कराना था, बट आई स्किप्ड इट कि मैं पहले कंटिन्यू करूं पायरोमेटलर्जी को ही और इसके बाद में एक ये छोटा सा टॉपिक जो है आपको करा दूं. तो आप सभी ने ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है. पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, कुछ भी ऐसे क्वेश्चन हो सकता है 12th के लिए. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पिग आयरन एंड कास्ट आयरन, या पिग आयरन एंड रॉट आयरन, ठीक है, या फिर रॉट आयरन एंड स्टील, इस तरह से क्वेश्चन पुटअप होता है. और क्लास 10th के लिए तो एज यू ऑल नो कि आप तो नॉलेज के अथाह सागर में डूब रहे हैं, जिसमें आपको हर तरीके से हर पहलू को टच करते हुए चलना है बच्चों. सो यू कैन प्रिपेयर दिस टॉपिक एज वेल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट पायरोमेटलर्जी. पायरोमेटलर्जी के अलावा एक मैंने आपको और बताया था, हमने ऑटो रिडक्शन की भी बात कर ली है, पायरोमेटलर्जी की भी बात कर ली है. तीसरा और इकलौता जो रह गया है अब हम उसकी बात करते हैं, एंड दैट इज योर इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी. मेटलर्जी का मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, जो मतलब बेसिकली हम वो कर रहे थे रिडक्शन प्रोसेस. रिडक्शन प्रोसेस जो है वो हम हीट करके भी कर सकते हैं, ऑटो वे में भी से भी हो सकता है, सेल्फ भी हो सकता है, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोकेमिकली भी हो सकता है. तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट सेल. ठीक है, यही पढ़ा है हम लोगों ने. और डेल्टा जी नॉट कैसे होना चाहिए? मस्ट बी नेगेटिव. अगर ऐसा है तो E नॉट सेल कैसा होना चाहिए? मस्ट बी पॉजिटिव. तो ये तीन चीजें अगर आप लिखते हो 12th क्लास, देन इट विल बी दी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल. फॉर क्लास 10th रिमेंबर दिस इक्वेशन, ठीक है, जिसमें N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. F फैराडे कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम्ब. E नॉट सेल जो है उसे कहते हैं EMF ऑफ दी सेल, यानी एक सेल से कितनी मैक्सिमम वोल्टेज मिल सकती है. कहने का मतलब ये है कि अगर रिडक्शन करने के लिए हम एक सेल बना लेते हैं, आपका जो मोल्टन मटेरियल है उसको रख लेते हैं. जैसे आप सपोज एक ये आपने सेल एक कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आपने अपने मेटल ऑक्साइड को डाल दिया. कौन सा क्या है इसमें? मेटल का ऑक्साइड. कैसे फॉर्म में लेना है? मोल्टन फॉर्म में लेना है, यानी पिघला देना है उसको. इसके अंदर रख दिए हैं 2 वायर्स और फिर उसको कनेक्ट कर दिया है एक हाई वोल्टेज करंट से, DC वोल्टेज से उसको कनेक्ट कर दिया है. एक पॉजिटिव एंड होगा, एक नेगेटिव एंड होगा. यहाँ पे जो आयंस होंगे वो आयंस, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव पे जाएंगे, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव पे जाएंगे, ठीक है, और वहां पर जाके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करेंगे. और ऐसा करने के दौरान मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है. ऐसा तब भी फिजिबल होगा जब ये सारी चीजें जो है आपकी वर्किंग रहेंगी. ठीक है, अब यहाँ पर भी मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, इस तरीके से हमारे रिड्यूसिंग एजेंट को चूज करना है कि ओवरऑल जो डेल्टा जी नॉट आए वो नेगेटिव आए, यानी ओवरऑल जो E नॉट सेल आए वो पॉजिटिव आए. ओके, सो इन दिस वे इस पर्टिकुलर में थ्योरी में एक एग्जाम्पल हम डिस्कस करेंगे और वो है द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम. एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम प्योर एल्यूमिना. अगर आपको याद हो बेयर्स मेथड में हमने Al2O3 प्योर बना लिया था. इसके अलावा हमने हॉल मेथड के भी डिस्कस किया था और सरपेक्स मेथड के बारे में भी पढ़ा था. तो एनी हाउ कुछ भी हो, Al2O3 हमने बना लिया. Al2O3 बनाने के बाद क्या करना है? Al2O3 बनाने के बाद हॉल हेरोल्ड प्रोसेस को यूज करना है, जिसके अंदर कुछ ऐसा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ मेटल की ऑक्साइड की बजाय हम क्या लिखेंगे? एल्यूमिना प्रेजेंट है जी. ठीक है, लेकिन एल्यूमिना के साथ प्रॉब्लम है. एक तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है और दूसरी बात ये बहुत ही पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. 2 चीजें हो गई. तो अब ये जो पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है, तो प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगी? प्रॉब्लम सॉल्व होगी बाय यूजिंग फ्लोरोस्पार एंड क्रायोलाइट. ठीक है, सो क्लास 12th क्वेश्चन आप लोगों के लिए, व्हाट इज पर्पज ऑफ यूजिंग क्रायोलाइट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम या इन हॉल हेरोल्ड प्रोसेस? कैसे भी हो सकता है. तो क्या पर्पज है इसका? इसका पर्पज है लोअर डाउन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिना, इंक्रीजेज कंडक्टेंस. क्लास 10th यू ऑल्सो प्लीज रिमेंबर दिस वन. मैंने आपको क्रायोलाइट जब बताया था तभी कहा था क्रायोलाइट का यूज मैं आपको बताऊंगी. ये क्रायोलाइट का यूज है.
ठीक है। एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हॉल हेरोल्ट मेथड यूज़ करते हैं और उसके अंदर जो आपका एल्यूमिना है उसमें ये दोनों चीज़ें मिलाते हैं। बेसिकली क्रायोलाइट का पर्पज़ क्या है ऐड करने का, इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करना एल्यूमिना के, और इसकी जो कंडक्टेंस है उसको इम्प्रूव करना, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बने और ज़्यादा से ज़्यादा मूव करे, ये कराने का काम करता है आपका Na3Al(F6). ओके, अब होगा क्या, रिएक्शंस देखते हैं एनोड पे और कैथोड पे। हाँ जी, तो कैथोड पे कौन जाते हैं, कैटायंस जाते हैं। कैटायंस हमारे क्या है, एल्यूमिनियम के आयंस है। एल्यूमिनियम के आयंस इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और एल्यूमिनियम में चेंज हो जाएंगे। एल्यूमिनियम का खुद का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, ठीक है, 850 केल्विन के आसपास रहता है, तो वो हमें लिक्विड स्टेट में मिलेगा इस टेम्परेचर पे जिस पे हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कुछ 1100 केल्विन के आसपास टेम्परेचर रख के Al2O3 को मेल्ट करते हैं। ओके, और वहीं जो एनोड है हमारी, ये दोनों जो रॉड्स ली गई है ना बच्चों, ये ली जाती है कार्बन की, ग्रेफाइट की। ओके, और यहाँ पे कार्बन को एज अ इलेक्ट्रोड लेने के दो बेनिफिट हैं, एक तो ये इलेक्ट्रोड ही है और दूसरा ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अब रिड्यूसिंग एजेंट कैसे काम करेगा देखें। जो ऑक्साइड आयंस यहाँ पहुंचे वो कार्बन के साथ, कौन सी कार्बन के साथ, ये जो हमने रॉड ली हुई है कार्बन की उसके साथ रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद बना देंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसा होता क्या है कि जब जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है ना हॉल हेरोल्ट, वैसे वैसे जो आपकी कार्बन की रॉड है ना वो खत्म होती जाती है। तो हमें बार बार टाइम टू टाइम कार्बन की रॉड को रिप्लेस कराना पड़ता है, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपका क्या होगा, आपका प्रोसेस रुक जाएगा क्योंकि वो खत्म हो जाएगी कार्बन की रॉड। ठीक है, सो इन दिस वे this electrochemical principle is applied and the extraction of aluminium is done from Hall-Heroult method. Okay, everyone understood? Great. So, and let's talk about now the last type of extraction as a special method, हाइड्रोमेटलर्जी। वैसे इसको थोड़ा सा पढ़ चुके हो आप, इसकी रिपीटेशन कर रही हूँ मैं। हाइड्रोमेटलर्जी क्या है? It is nothing but replacing more less reactive metal by more reactive from salt solution, जैसे low grade ओर्स ऑफ कॉपर। लो ग्रेड ओर का मतलब है जहाँ पे थोड़ा बहुत कॉपर प्रेजेंट हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर उस कॉपर के सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और उसके अंदर कोई भी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आप कॉपर से डाल सकते हो, आयरन यूज़ कर सकते हो, जिंक यूज़ कर सकते हो, तो होगा क्या, इसको रिप्लेस कर देगा।